चले, मेरे ख्याल में अब लोग मजीद जो जिसे ज्वाइन करना होगा करता रहेगा. जी Let's डॉक्टर साहब, start यू our कैन discussion. स्टार्ट नाउ. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Let me start by this quote of Keynes. Keynes को तो आप सब लोग जानते ही है ना. इसकी इकोनॉमिक्स में वही हैसियत है जो फिजिक्स में शायद आइंस्टाइन की है. कीन्स से ये पूछा गया व्हाट इज द वे टू कम आउट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, तो उसने ये बताया पे द पीपल टू डिग होल्स एंड देन पे टू फिल देम अप. अब ये जो सिंपल सा कोट है ना, इसके अंदर बड़े सारे लेसन है. अब ये क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द वे टू कम आउट ऑफ क्राइसिस. जब इकोनॉमिक क्राइसिस है तो उसका क्या मतलब है, इनकम लोगों की क्या हुई होती है, क्राइसिस में क्या होती है, इनकम कम हो जाती है ना, राइट. टैक्स रेवेन्यू कम हो गए, ठीक है. उस वक्त एडवाइस किया कीन्स की, एट सच टाइम कीन्स सेज टू इंक्रीज द स्पेंडिंग, ठीक है. और फिर वो स्पेंडिंग भी किस तरह से कह रहा है कि आप होल खोदें और फिर उसको भर दें. क्या मतलब, you don't need to worry about the economic feasibility of the project. वो इकोनॉमिकली फिजिबल हो या नहीं हो, आप बस स्पेंडिंग करो. अच्छा, ये काफी बेवकूफी की बात नहीं लगती? ऐसा प्रोजेक्ट जिसका कोई फायदा नहीं वो शुरू कर दो, ठीक. लेकिन उसने बहुत डीप बात की है, बहुत गहरी बात की है, और उसकी बड़ी लॉजिक है. वजह क्या है उसकी, क्यों, ये यहाँ पे आपको दिखाएंगे. जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी ना तो क्या होगा, वो किसी एम्प्लॉय के पॉकेट में जाएगी पैसे, या बिलफर्ज वो कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगा तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अपने जो वर्कर्स होंगे उन पे स्पेंड करेगा तो एम्प्लॉय की सैलरी बनेगी, राइट. जी सर. अब वो सैलरी को क्या करेगा, वो शॉपकीपर के पास जाएगा, वहां से वो कोई चीज परचेज करेगा, उसके पास चले जाएगी, ठीक है. शॉपकीपर आगे जो अपना होलसेलर है उसको देगा, वो अपने सप्लायर को देगा, और सप्लायर जो है उसने भी फिर प्रोड्यूस करना है, जब तो एम्प्लॉय की सैलरी वहां से भी जनरेट होगी. तो ये एक पूरा सर्कल चल गया. आपने सिर्फ 100 रुपया स्पेंड किया, ठीक. अब उस 100 रुपये पे आगे कितने लोगों की कंजम्पशन हुई, वो बार बार कंज्यूम होता जा रहा है, ठीक. तो इन दिस वे द टोटल स्पेंडिंग विल बी मच मोर, और जब ये स्पेंडिंग होगी तो फिर लोग यानी सब लोग ये खुशहाल होंगे, एम्प्लॉय खुशहाल होगा, शॉपकीपर जो है उसकी वेलफेयर इंक्रीज होगी, होलसेलर रेवेन्यू, ये सारी चीजें. और इसके साथ साथ हर स्टेप पे गवर्नमेंट को भी पैसे मिलते जाएंगे कुछ ना कुछ, तो उसका एक अच्छा खासा रीजनेबल शेयर वो वापस आ चुका होगा. ये आप लोगों ने वो एक स्टोरी तो सुनी होगी कि एक कस्टमर आया, उसने होटल के काउंटर पे जाके जो है वो उनसे कहा कि भाई हमें रूम चाहिए, तो 1000 रुपये उसने दे दिया रूम के लिए, ठीक. और वो उन्होंने स्टाफ का कोई बंदा साथ लगाया, जाओ वही रूम देख के आओ. तो वो गए, 2-3 रूम देखे, और उनको रूम पसंद नहीं आया, वो वापस आ गया. इन द मीन वाइल क्या हुआ, काउंटर पे जो बैठा था उसने क्या किया जी, उसने एक रिटेलर से कोई सामान उठाया हुआ था, वो आ गया वहां पे, उसको पैसे दे दिए. रिटेलर ने किसी डॉक्टर का बिल देना था, वो उसने उसको दे दिए. अच्छा, वो डॉक्टर जो है वो उसी होटल पे स्टे कर रहा था, उसने वापस जो है होटल पे रेंट देना था, तो वो वापस आके काउंटर पे उसने पैसे दे दिए. इन द मीन वाइल वो बंदा वापस आ गया, और उसको कमरा कोई भी पसंद नहीं आया, वो अपना जो है पैसे लेके वापस चला गया. अब यहाँ पे रियल टर्म में इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी नहीं हुई, लेकिन आप लोग ये देखते हैं कि जो होटल वाला था उसने डेट क्लियर कर दिया, किसका, रिटेलर का. रिटेलर ने डॉक्टर का डेट क्लियर कर दिया, डॉक्टर ने जो है वो फिर होटल का डेट क्लियर कर दिया, तो 3 लोगों के डेट क्लियर हो गए विदाउट हैविंग एनी रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये होता है जब आप लोग स्पेंडिंग जारी रखते हो, तो उसमें इस तरह से आपके पास
इकोनॉमिक एक्टिविटी होती रहती है और लोगों को बेनिफिट होता रहता है। अच्छा, ये प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स मेरे ख्याल में ये वो बुक है जो हम फर्स्ट कोर्स के तौर पे पढ़ते हैं। आप में से भी अक्सर इकोनॉमिक्स का फर्स्ट कोर्स यही पढ़ी होगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला कोर्स, एन ग्रेगरी मेनकेव की बुक, ऐसा ही है? जी सर। अच्छा, ये मेनकेव की बुक में से एक एक्सट्रैक्ट है। यहाँ पे ये बतला रहा है फार्मूला फॉर स्पेंडिंग मल्टीप्लायर। स्पेंडिंग मल्टीप्लायर क्या है जी? वो ये कहता है कि अगर आप लोग 1 रुपया कंज्यूम करते हो, गवर्नमेंट 1 रुपया कंज्यूम करती है, तो उसका इकानमी पे जो टोटल इफेक्ट है वो मल्टीप्लाई होता है, वो एक नहीं होता, एक से काफी ज्यादा हो जाता है। इसलिए कि जब गवर्नमेंट इंक्रीज करती है तो इनकम लोगों की बढ़ गई ना, जब इनकम बढ़ेगी तो लोग फर्दर जो है वो स्पेंड करने के काबिल हो जाएंगे। अब जब वो स्पेंडिंग करेंगे तो वो किसी और की इनकम बन गई, वो कंज्यूम करेगा तो अगले किसी की इनकम बनेगी। इस तरह से ये चेन चलता रहेगा, एंड इन दिस वे यू विल हैव टोटल स्पेंडिंग मच मोर देन। अब वो यहाँ पे कैलकुलेशन करके बतला रहा है, सपोज आपके पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसको आपने एमपीसी नाम दिया हुआ है। एमपीसी कोई भी नंबर है आपके पास, 0.5 है, 6 है, 7 है, जो भी है, ठीक। तो फर्स्ट चेंज होगी जी, आपने गवर्नमेंट ने $20 बिलियन स्पेंड किए, तो फर्स्ट चेंज हो जाएगी एमपीसी मल्टीप्लाइड बाय 20 बिलियन, सेकंड हो जाएगी एमपीसी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 20 बिलियन एंड सो ऑन, ठीक है। इन दिस वे इट विल कीप चेंजिंग। अब ये आगे इसकी फर्दर कैलकुलेशन कर रहा है, तो ये मल्टीप्लायर कितना बन जाता है, 1 प्लस एमपीसी स्क्वायर। आगे इसको सिंप्लीफाई करके एंड पे उसके पास फार्मूला बन जाता है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एमपीसी। एमपीसी क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आपकी जब इनकम बढ़ती है तो आप उसमें से कंज्यूम कितना करते हो। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, पाकिस्तान में इस वक्त एमपीसी कितनी है, आइडिया है किसी को? 90 के करीब है मेरे ख्याल। हाँ, अगर हम ये सेविंग रेट कितना है पाकिस्तान में, ये किसी को अंदाजा है? सर 30%। अच्छा, सेविंग लेस देन 10% है, बेसिकली 4% है, ये 5% है। अब मैं आपको अगली कैलकुलेशन ये दिखाता हूँ। अगर आपके पास एमपीसी 0.5 हो तो सर 1 डिवाइडेड बाई 0.5 जी। सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया हुआ है मेरे ख्याल से। सर स्क्रीन शेयर नहीं हुआ हुआ है, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिए अगर आप स्क्रीन से पढ़ा रहे तो। नहीं सर, शेयर ही नहीं हुआ है। अच्छा, थैंक यू सर, अभी शेयर हो गया। आपको पावर पॉइंट स्क्रीन नजर आ रही है? ओके सर, नाउ इज इट विजिबल? यस सर, यस। अब ये स्क्रीन विजिबल है ना? तो यहाँ पे ये सिंपल सी कैलकुलेशन देखिए। अगर ये फार्मूला एमपीसी के इसका मल्टीप्लायर का क्या होता है जी, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एमपीसी, ये लास्ट लाइन पे जो लिखा हुआ है, ठीक है। इस फार्मूला को अगर आप लोग फॉलो करें, मल्टीप्लाई, अगर आपके पास एमपीसी 0.5 हो तो मल्टीप्लायर विल बिकम 1 डिवाइडेड बाई 0.5, दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है। और अगर एमपीसी आपके पास 0.9 हो जाए तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.1 एंड दिस इज इक्वल टू 10। क्या मतलब हुआ इसका? अगर कोई ऐसा मुल्क है जहां पे एमपीसी स्मॉल है तो वहां पे ये मल्टीप्लायर स्मॉल होता है, और जहां पे एमपीसी लार्ज हो तो वहां पे भी ये मल्टीप्लायर लार्ज होता है। अब पाकिस्तान कौन से मुल्कों में शामिल है, हाई एमपीसी वाले या स्मॉल एमपीसी वालों में? स्मॉल एमपीसी नहीं, एमपीसी इज वेरी लार्ज, हायर एमपीसी, सेविंग रेट हायर एमपीसी जी, दिस इज हैविंग वेरी हाई एमपीसी। यहाँ पे रफली यही एज्यूम कर लेते हैं, जैसे अभी किसी ने बताया था कि 0.9, अगर हम ये 0.9 एज्यूम कर लें, इसका क्या मतलब होगा, गवर्नमेंट अगर आपके पास 1 यूनिट इंक्रीज करती है स्पेंडिंग में तो उससे एक्चुअली जो जीडीपी है उसमें 10 यूनिट का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास एमपीसी इससे भी ज्यादा हाई हो तो ये मल्टीप्लायर और भी ज्यादा बढ़ाएगा।
अच्छा, मजे की बात यह है कि ये जो चीज मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ, ये कहाँ से मैंने कॉपी की है? ये मेंटिव की बुक से, जो कि फर्स्ट कोर्स इन इकोनॉमिक्स है, जब यानी जिसको आप कहते हैं इकोनॉमिक्स 101, सबसे पहला कोर्स जब स्टूडेंट जाके स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो ये वाला कोर्स है। और उसमें ये कंसेप्ट एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होती है तो एक्चुअली द जीडीपी विल इंक्रीज बाय मच मोर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? जब जब पाकिस्तान जैसी इकानमी है उसको जरूरत है कि स्पेंडिंग की, जब यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंड करेगी तो उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा एंड एक्चुअली द जीडीपी विल इंक्रीज मच मोर। लेकिन यहाँ पे अजीब सी कैंपेन चली हुई है जी। कभी कहते हैं कि पैसे बचाओ, कभी कहते हैं फलां जगह पे कट लगाओ, कभी कहते हैं फलां जगह पे कट लगाओ। व्हाट दिस काइंड ऑफ स्टूपिडिटी इज दिस? होता यूं है, ये टैक्स मल्टीप्लायर का फार्मूला है। इज इट विजिबल? Yes, sir. यस सर। यस सर, यस सर, यस सर, विजिबल है। टैक्स मल्टीप्लायर का फार्मूला किस तरह से बनता है जी? एमपीसी डिवाइड बाई 1 माइनस एमपीसी। और इस पे अगर आप लोग कैलकुलेशंस करें तो टैक्स मल्टीप्लायर बी 9 बनता है, 9। ये यहाँ पे 10 गलती से लिखा हुआ है, दिस इज 9। इसका मतलब है अगर आप लोग एक यूनिट टैक्स में इंक्रीज करोगे तो एक्चुअली जीडीपी में से आप 9 रुपीज निकाल लोगे। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपने प्लान कर लिया कि 343 बिलियन के नए टैक्स लगाने हैं, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लें, इसको 9 से मल्टीप्लाई करें, रफली आप 300 बिलियन ले लें, तो 300 बिलियन आपने इकानमी में से टैक्स की फॉर्म में सक किया। इसका मतलब है आप जीडी में से 2700 बिलियन कट कर रहे हो। यही मतलब बनता है या नहीं? एग्जैक्टली सर। ठीक है, और ये वो कंसेप्ट है जो हम लोग बिल्कुल फर्स्ट कोर्स ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन इतनी अजीब सी बात है कि अगर यानी इस वक्त जो टॉप थिंक टैंक है पाकिस्तान के, पाइड इज वन ऑफ देम, तो पाइड के पेपर से, पाइड की वेबसाइट से ये बताया गया है कि भाई ऑस्टेरिटी करनी है तो ऑस्टेरिटी के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करो, दूसरा तरीका ये है कि टैक्स इंक्रीज करो। तो वो वहाँ पे एक पेपर दिया गया है, उसमें तरीका बताया गया जी। आप जो है ये डिस्कशन चलाई हुई है, टैक्स इंक्रीज जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा या गवर्नमेंट स्पेंडिंग में कमी करना ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात ये है कि जब ये चीज़ काम करने वाली है नहीं, जब हम फर्स्ट कोर्स ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं और पता चलता है कि भाई ऐसा नहीं हुआ, तो फिर ये इस किस्म के इकदाम की जरूरत क्यों पड़ती है? अच्छा, अभी मैं आपको ज़रा कुछ और डेटा दिखाता हूँ। अच्छा, ये अच्छा सर, आपको यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी सर पिछली स्लाइड्स के रिलेवेंट से सर मेरा एक क्वेश्चन है। जो आपने पाइड की रिसर्च की बात की सर, उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंगली के मॉनेटरी और हैंग है, यानी आपकी नॉमिनल मनी सप्लाई, मनी जो है वो मनी सप्लाई से और है, अबव है, तो इसलिए वो टैक्स को या रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने की उसमें सर फेवर में। और ये सारे उसी क्लास के लोग हैं जो यानी ये गवर्नमेंट को इंटेलिजेंट एडवाइस देने वाले लोग नहीं है। ये वो लोग हैं जो गवर्नमेंट जो कुछ करना चाहती है ना उसकी सपोर्ट में हो जाते हैं। सर आई वांट ऐड समथिंग सर। जी जी सर, पिछले सेशन में, सेकंड लास्ट सेशन में आप चले गए थे, तो यहाँ पर एक साहिब ने बात की थी, आई डोंट नो हिज नेम सर। उन्होंने कहा था कि मैंने इसी गवर्नमेंट एचबीपी के ऑफिशियल से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि हमने, आप लोग जब देखते हैं, आप इकोनॉमिस्ट या जो डिफरेंट पॉलिटिशियंस होते हैं, आप वो एक ही फैक्टर को नज़र में रखकर सब कुछ करते हैं। तो अगर हमने कई बार एक फैक्टर को कंट्रोल करने की कोशिश की है, जैसे डिफरेंट बुक्स में हमने पढ़ा है कि जो जर्मनी ने एक चीज को टारगेट किया था तो बाकी सारे फैक्टर हिल जाते हैं, तो वो कहते हैं हमें एक सबको साथ लेकर चलना होता है, इस वजह से हम स्पेसिफिकली एक चीज को टारगेट हम नहीं कर सकते। मतलब हम बहुत ज्यादा चीजों को हमने लेकर चलना होता है, इसलिए समटाइम्स हम कुछ ऐसे फैसले भी लेते हैं जो एक आम बंदा जब देखता है तो उसे
मतलब सही नहीं लगते। इस वजह से हम मतलब एक जो वेब होता है, वेब को बिल्कुल वेब का कोई कोना भी ना टूटे, हम इसको एक लेवल पर लेकर चलते हैं, इसलिए हम इस तरह की पॉलिसी लेते हैं। तो इस बात को भी मद्देनजर रखते हुए अगर हम ये सारे डिस्कशन करें। अच्छा, पता है क्या, अगर वो यहाँ पे वो साहब मौजूद होते तो फिर उनसे डिस्कशन में फिर पता चलता कि भाई वो किस चीज़ में इससे खराबी हुई जिसकी वजह से वो इस किस्म के डिसीजन लेने से डरते हैं। लेकिन आपको बज़ाहिर कुछ चीज़ें फॉर एग्जांपल नज़र आती है। अभी मैं आपको जो दुनिया का डेटा दिखा रहा हूँ ना, तो वो आपको बतलाएगा कि भाई दुनिया ने किस तरह से मैनेज किया। अब हमें दुनिया से हट के कोई अपना रास्ता इन्वेंट करने की ज़रूरत है, या जिस तरह से बाकी लोग कर रहे हैं उसी तरह से हमें भी जाने की ज़रूरत है, ये हमें सोचना होगा। ठीक है, तो लेट मी शो यू द डेटा। वो अगर वो साहब उनकी मजीद तफसील हमारे पास मौजूद होती कि क्या वो कौन से इंडिकेटर के खराब होने की बात कर रहे हैं, तो हम फिर उस पर ज़्यादा अच्छी तरह तबसरा कर सकते थे। लेकिन अभी ये आपके सामने डेटा है इटली का। दिस इज बजट डेफिसिट। अच्छा, ये डेटा कब से स्टार्ट हो रहा है? 2000 से काफ़ी पहले का है, मेरे ख्याल में 25 साल हो गए। सर काइंडली जूम इट अ लिटिल बिट। अच्छा, अब बेहतर है? यस सर। ओके, ये आप इटली का डेटा देख रहे हैं बजट डेफिसिट का। ये जो पहला साल यहाँ पे विजिबल है, -3% ऑफ द जीडीपी वाज द डेफिसिट, और फिर -3, -1.8, -2.3, ये इस तरह से आपको हर साल का बजट डेफिसिट नजर आ रहा है। ठीक है, फिर ये 2007-8 का जो बजट डेफिसिट है वो ये दिस वाज दी कौन सा पीरियड बनता है ये? फाइनेंशियल क्राइसिस का। यस सर, फाइनेंशियल क्राइसिस में ये -3 जी। यस सर, फाइनेंशियल क्राइसिस में ये -3 है सर, -3 -1.8। ओके, अच्छा, तो ये सारे अरसे में उनके पास जो है क्या कहते हैं, गवर्नमेंट डेफिसिट ही था, कहीं पे कोई सरप्लस नहीं है। इसका मतलब है हर साल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल बैंक से बारो करती है, उसको कंज्यूम करती है, एंड सो ऑन। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें इनके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, इज इट विजिबल टू यू? जी। यस। अच्छा देखो, अब 2020 में आपको पता ही है कि चाइना के बाद सबसे ज्यादा हिट जो होने वाला पहला कंट्री था वो कौन सा था? इटली। ठीक है, तो इटली जब कोविड के साथ हिट हुआ तो इसका मतलब है उनका जीडीपी भी कम हुआ, टैक्स कलेक्शन भी कम हुई, और इस तरह की सारी चीजें हुई होंगी। उस वक्त उनकी स्पेंडिंग देखिए, ये एकदम से आपको स्पेंडिंग में बूम नजर आ रहा है। वो कहाँ पे चली गई स्पेंडिंग? हर साल उनकी स्पेंडिंग एक स्मूथ रेट से बढ़ती जा रही है, यहाँ पे आके एकदम से वो स्पेंडिंग उनकी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब बात यह है कि यहाँ पे कहाँ से रिसोर्सेज, ये नहीं देखो, होना ये चाहिए जिस तरह से हम लोग समझते हैं कि भाई जब हम पैसे बचाएंगे तो गवर्नमेंट के लिए पैसे बच जाएंगे, उस फार्मूला के मुताबिक गवर्नमेंट को इस वक्त जो है बचत करनी चाहिए थी। पहले ही उनका रेवेन्यू कम हो गया है, तो अब उनको बहुत ज्यादा पैसे बचा के रखने चाहिए थे ताकि वो आगे फ्यूचर में कंज्यूम करें, ये जिस तरह से हम लोग सोचते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एकदम से अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दी। ठीक है, इसलिए कि वो जानते हैं कि इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, ये स्टिमुलस है बेसिकली। इसने इकोनॉमी को वापस से स्टिमुलेट किया। एक्टिविटी, एक एक्टिविटी हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, और इस तरह से बेशुमार एक्टिविटीज के लिए उन्होंने पैकेज प्रोवाइड किए और दोबारा से इकोनॉमी को उन्होंने रन कर दिया। अच्छा, इसी तरह से आप लोग अगर यूनाइटेड किंगडम का डेटा देखेंगे वहां पे भी आपको ऐसा ही नजर आएगा। अगर आप जर्मनी का डेटा देखेंगे वहां से भी आपको इसी तरह की चीजें नजर आएंगी। ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, ये स्लाइड आपको, इज इट विजिबल टू यू? ये स्लाइड विजिबल है ना? जी सर। जी सर। अब ये अर्जेंटीना इज नॉट एन एडवांस कंट्री, वो बहुत ज्यादा एडवांस मुल्क नहीं है। उन्होंने क्या किया जी, कोविड रिलीफ में जो पैकेज दिया वो उनके जीडीपी के 12% के बराबर है।
अब ये जरा एज्यूम करें, अमूमन जो गवर्नमेंट्स का बजट होता है ना, वो 9, 10, 11, 12 इतने के बराबर होता है। तो मतलब ये कि जितना उनका बजट था, एक साल का जितना बजट होना चाहिए, उसके बराबर बराबर उन्होंने सिर्फ कोविड के रिलीफ के लिए स्पेंडिंग की। और जाहिर है कि ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया क्राइसिस का शिकार है, और जाहिर है अर्जेंटीना भी क्राइसिस का शिकार है, तो वहां पे एडिशनल रेवेन्यू आने की बात ही कहीं से पॉसिबल नहीं थी। तो इतना बड़ा पैकेज उन्होंने कहाँ से मैनेज कर लिया? तो एनीवे वहां पे उन्होंने फिर स्पेंडिंग की बात नहीं की, उन्होंने फोकस किस पे किया? लोगों का जो चूल्हा है वो जलता रहना चाहिए, स्पेंडिंग करनी चाहिए, वो करवाई, और फिर उन्होंने इकानमी को रिकवर किया। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का पैकेज देखें कितने का है, 20% का, ब्राजील का 12%, कनाडा 20%, और ये जापान का पैकेज देखें, इनका पैकेज कितना है जी, 53% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, अब बात यह है कि हमें अपना पिक एंड चूज करते हैं हर चीज में से। जब हम जो है वो इस्लाम की बात करते हैं तो वहां से भी, बेटा आप लोग जाओ, कुतैबा जाओ बेटा। अच्छा, हम लोग हर जगह पे पिक एंड चूज करते हैं। एक आयत पढ़ते हैं या नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो इसके बाद अगली आयत भूल गए होते हैं। और इसी तरह से जब हम जो है वो पॉलिसीज कहीं से कॉपी करते हैं तो वो भी पिक एंड चूज करते हैं। अब हमें ये तो याद रहता है कि जो हॉलैंड का वज़ीर आज़म है, साइकिल पे वो जाता है ऑफिस में, लेकिन हमें ये याद नहीं रहता कि हॉलैंड वाले जो है वो जब उनके यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो उससे किस तरह से निपटते हैं। ठीक है, इंग्लैंड ने किस तरह से डील किया, इंडिया ने किस तरह से किया, इंडिया को छोड़े, खैर इंडिया तो हमारा अजली दुश्मन है, ऑस्ट्रेलिया ने किस तरह से किया, बाकी सब कंट्रीज ने। तो हम ये लेसन भूल जाते हैं, हम जो है वहां पे अपनी मर्जी चला रहे होते हैं, वो खुश होते हैं उस पे। तो एनीवे दिस पॉलिसी इज नेवर ए सक्सेसफुल पॉलिसी। शुरू में भी जी सर, आई हैव वन क्वेश्चन जी प्लीज। सर, जैसे कि गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग है वो तो डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे कि कितने रेवेन्यू है गवर्नमेंट के पास। क्या इन ममालिक के जो एक्सटर्नल डेब्ट है वो भी इसी मिकदार के जैसे कि पाकिस्तान के? अच्छा, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि हमने बहुत ज्यादा जो फॉरेन डेब्ट है वो हमने अदा की। अच्छा, ओके, अच्छा क्वेश्चन किया आपने। गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिपेंड करती है गवर्नमेंट रेवेन्यू पे, ये आपने पॉइंट आउट किया। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जब आप देख रहे हैं कि ये हर साल का बजट नेगेटिव है, इज इट विजिबल टू यू? ये इटली का डेटा दोबारा दिखा रहा हूँ। जी सर विजिबल है। जब हर साल का गवर्नमेंट नेगेटिव में जा रहा है, इसका मतलब ये है कि हर साल का रेवेन्यू उनके एक्सपेंडिचर से कम है। जी, हर साल का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम है। और जब कोविड आया 2020 में, यहाँ पे जो आपको बिल्कुल लंबा बार नजर आ रहा है नेगेटिव वाला, तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही जीडीपी उनका बैठ गया। ठीक है, जब जीडीपी बैठ गया तो इसका मतलब है उनके रेवेन्यू भी खत्म हो गए, और उस वक्त दुनिया में कोई दूसरा मुल्क उनकी मदद के लिए आने के लिए तैयार नहीं हो सकता था। हर एक के साथ सेम किस्म का क्राइसिस था। तो अब ये जो उन्होंने स्पेंडिंग की, ये रेवेन्यू बेस्ड नहीं थी। जी, ठीक है सर। ये कैसे हुई? ये उन्होंने अपने सेंट्रल बैंक को यूज करके ये पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया सर। अच्छा, अब दूसरी बात ये पूछी है कि क्या फॉरेन गवर्नमेंट के डेट्स भी इतने बड़े बड़े होते हैं जितने हमारे पास है? अच्छा, मजे की ये आप अगर यहाँ पे पाकिस्तान का डेटा देखें तो पाकिस्तान में जो फॉरेन डेट है उसका मसला नहीं है, उसके ऊपर सर्विसिंग इतनी ज्यादा नहीं होती है। मसला जो है डोमेस्टिक डेट का है। ठीक है, और डोमेस्टिक डेट इनके अपने हाथ में होता है। सॉरी, डोमेस्टिक डेट भी रीपेमेंट नहीं करनी है इन्होंने, उसके ऊपर सिर्फ मार्कअप की पेमेंट करनी है, और मार्कअप पेमेंट इनके अपने हाथ में होती है। तो ऑल ऑफ दीज आर लेम एक्सक्यूजेस। एनीवे, अगली बात यह है कि जो डेट है ना दुनिया में,
वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत बड़ी बड़ी रेशोज के साथ भी है। जापान का जो पब्लिक डेट है वो 250% ऑफ द जीडीपी से ज्यादा है। ठीक है, पाकिस्तान का जो FRDLA डेफिनेशन है, फेड वो क्या कहते हैं, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट, उसकी डेफिनेशन के मुताबिक पाकिस्तान का डेट जो है इस वक्त 70% के लगभग है। जबकि जापान का मैंने आपको बताया वो कितना है जी, 250%। तो डेट का इश्यू नहीं है, डेट तो दुनिया में से कहीं ज्यादा बड़े बड़े डेट मौजूद है। अमेरिका हमसे बहुत ज्यादा इंडेप्टेड है, इसी तरह सिंगापुर का डेट हमारी निस्बत बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पे इतना जो है वो बुरी सूरत हाल नहीं है जितनी हमारे पास है। उसकी बुनियादी वजह डेट नहीं है बल्कि डेट के ऊपर होने वाली रीपेमेंट से। जी सर। सर जी सर देयर इज अनदर फैक्टर सर के जो हमारी आवाम है, मतलब हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो, हम तो एक अपना ही एक किस्म का हमारा इकोनॉमिक्स है, हम उसको लेकर फॉलो करते हैं। सॉरी टू से हम जो वोट देते हैं वो हम चावल वगैरह या फिर हमारा जो मरूसियत या ख़ानदानी निज़ाम होता है उस लिहाज से देते हैं। लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज हैं लाइक कनाडा या जापान या इस तरह की जो कंट्रीज हैं वो तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स को फॉलो करके चलती हैं। अगर एक साल गवर्नमेंट उनको मतलब जो अलाउंसेस वगैरह ना दे या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वगैरह ज्यादा ना करे या सेंट्रल बैंक से वो पैसे ना लेकर आए और आवाम को खुशहाल ना रखे, इन हालात में आवाम की मदद ना करे, तो गवर्नमेंट को पता होता है या जो जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है उसको पता होता है कि नेक्स्ट साल फिर मैं आ ही नहीं सकता, वो मजबूरन मतलब उसे जो है ना ये अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाने पड़ते हैं, वरना उसे डर होता है। लेकिन हमारी जो कंट्रीज होती हैं, हमारे मतलब लोग सिर्फ ये देखते हैं कि भाई मतलब हमारे गवर्नमेंट को पता होता है कि नेक्स्ट साल भी मैंने आराम से आ जाना है और किसी ने मुझे नहीं पकड़ना कि भाई कोविड में मुल्क की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। लेकिन उन गवर्नमेंट्स को तो डर होता है कि हमने इनको अलाउंस वगैरह ना दिए, तो वो एक किस्म का मजबूरन भी अपने अलाउंस बढ़ाती हैं जो गवर्नमेंट्स उनकी होती हैं, क्योंकि वो एक किस्म का वेलफेयर को फॉलो कर रही हैं। तो ये एक मतलब ऑलरेडी उनका एक ऑटोमेटिकली उन्हें ये काम करना होता है, उनके आइन में ये चीज मौजूद होती है, तो गवर्नमेंट ये काम खामखा करेगी। देखो पता है क्या, अगर गवर्नमेंट किसी नुकसान के बगैर कर सकती है तो उसे करना चाहिए ना, वहां भी यहाँ भी। ठीक है, और बात यह है कि यहाँ भी किसी न किसी हद तक जवाबदेही होती है। जैसे अभी आप लोगों ने इलेक्शन में देख लिया KPK में क्या हुआ, तो ये इनको भी अंदाजा हो गया होगा कि हमने पब्लिक के सामने जाना है, वहां पे जवाब देना है, तो वो होगा, यहाँ पे भी डेफिनेटली उसी तरह से होगा। लेकिन ये कि हमें जो है यानी ये इस चीज से दिलचस्पी नहीं है कि गवर्नमेंट अगली कौन सी आती है, यही आती है, दूसरी चीज चेंज हो जाती है। हमारा मसला ये है, हमने ये बतलाना है कि अगर आप लोग किसी नुकसान के बगैर, देखो पता क्या, गवर्नमेंट जो है उसके पास सेंट्रल बैंक मौजूद है जो पैसे प्रिंट कर सकता है, तो वो सीधा से ये क्यों नहीं कर लेते कि भाई बस सिर्फ पैसे प्रिंट करें, टैक्स बिल्कुल ना लें, उसमें नुकसान है जी, उसमें इन्फ्लेशन हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि अगर आप लोग एक कैलकुलेटेड वे में करें, आप लोग एक यानी जो दुनिया को फॉलो करते हुए, जिस तरह से दुनिया ने किया उस तरह से फॉलो करते हुए अगर आप लोग पैसे बचा सकते हो, उसमें आवाम की वेलफेयर हो सकती है, तो फिर जो है वो स्टेप हमें सियासतदानों को बताने चाहिए, उन लोगों को बताने चाहिए कि भाई आप भी इस तरह से करो और बगैर किसी बड़े नुकसान के आप भी अपने आवाम को फायदा दोगे। तो बाकी आप आओ या ना आओ, लेकिन ये कि आवाम खुशहाल हो जाए, दिस इज द टारगेट। ठीक है, अगर वहां पे मजबूरन किया या खुशी से किया, लेकिन उन्होंने एक एक्शन लिया और उसका कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं आया, ठीक है, तो फिर हमें भी उसी पाथ को फॉलो करते हुए हमें भी उसी किस्म का रिलीफ अपने अवाम को देना चाहिए। दिस इज व्हाट वी हैव टू टेल टू आवर पॉलिटिशियंस। सर क्या IMF ऐसा करना देगा, ऐसे का मतलब इसकी इजाजत IMF देगा हमें या ऐसा हमें करने देगा? अच्छा देखो, बात यह है कि IMF के साथ नेगोशिएट करने के लिए भी ना, आपको ये पता है कि IMF जो है जब उसके पास कोई जाता है तो वो उनके पहले दो मुतालबे क्या होते हैं? एक है करेंसी डेप्रिसिएशन और दूसरा क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना। ऐसा ही है।
यस सर, इंटरेस्ट अच्छा, रेट का मतलब जितना अब मुझे अब पता है अब, सर। अब आप ये देखें, जब पिछली गवर्नमेंट आई थी नून लीग की, तो वो भी आईएमएफ के पास गए थे, उन्होंने भी आईएमएफ से पैकेज लिया, राइट। और उन्होंने ये दोनों काम नहीं किए, बल्कि इन दोनों के उल्ट किया। उन्होंने करेंसी भी डिप्रिशिएट नहीं होने दी और इंटरेस्ट रेट भी नहीं बढ़ाया। ठीक, इसका मतलब है आपके पास थोड़ी सी निगोशिएशन पावर होनी चाहिए, तो फिर आप लोग अपनी बात आईएमएफ से भी बनवा सकते हो। एटलीस्ट जो लास्ट ईयर था ना 2020 का, 2020 में दुनिया भर ने अपने इंटरेस्ट रेट गिरा के जो है जीरो के करीब पहुंचा दिए। उस वक्त पाकिस्तान जितना मर्जी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहे, दुनिया में से किसी ने भी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करना था, लेकिन ये जो है बड़ा एहसान करके उन्होंने कम किया, और फिर भी जो इन्होंने इनहेरिट किया था उससे बहुत ऊपर रखा। ठीक